प्रिय छात्र मित्रों, मैं विनीता उपाध्याय। हम अपने YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने आपको विशेषण के विषय में जानकारी प्रदान की थी। अब हम आपको उसी दिशा में आगे ले जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय होगा क्रिया। व्याकरण के तीसरे प्रकार पद विचार का चौथा अंग है क्रिया। क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, गाना, भागना, नाचना आदि। कहने का तात्पर्य है जो कार्य किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो आधार होते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के 6 प्रकार होते हैं, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मूल क्रिया, नाम धातु क्रिया, नामिक क्रिया। क्रिया कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया के और दो भेद होते हैं, एकर्मक और द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया। जैसे कमला भोजन बना रही है, भोजन ये कर्म है और बना रही है क्रिया, इसीलिए हम इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एकर्मक और द्विकर्मक। जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है वे एकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे मोहन पत्र लिखता है, पत्र। माताजी सब्जी काट रही हैं, सब्जी। इन वाक्यों में पत्र और सब्जी एक एक ही कर्म है। उसी प्रकार द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे दादी जी ने भिखारी को वस्त्र दिए। इसमें भिखारी और वस्त्र दो क्रिया हैं, दो कर्म हैं। दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं। इन वाक्यों की क्रियाओं में दो दो कर्म हैं, भिखारी और वस्त्र, बच्चे और कहानी आदि। क्रिया कर्म के आधार पर। दूसरा प्रकार अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिन क्रिया का व्यापार कर्ता तक ही सीमित रहे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने तक ही सीमित होता है, उसका प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता, उसका कोई कर्म नहीं होता, सिर्फ कर्ता ही काम करता है, उसका कोई कर्म नहीं होता, उसे हम इसीलिए अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन दौड़ता है, लड़का खेलता है, बच्चा रोता है। जो वाक्य कर्म रहित होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात, हर वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक होता है, बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता। हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है और क्रिया का वचन व लिंग कर्ता के अनुसार होता है।
क्रिया। अभी हमने कर्म के आधार पर पढ़ा था, कर्ता के आधार पर पढ़ा। अभी अब रचना के आधार पर पढ़ेंगे। रचना के आधार पर क्रिया 6 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मूल क्रिया, नाम धातु क्रिया, नामिक क्रिया आदि। सबसे पहले संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया पद 2 या अधिक वस्तुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश ने निबंध लिख लिया। इस वाक्य में लिख लिया क्रियापद लिखना और लेना 2 धातुओं से मिलकर बना है, अतः यह संयुक्त क्रिया है। इसी प्रकार दूसरा प्रकार प्रेरणात्मक क्रिया, जिस क्रिया का कर्ता स्वयं न करके अपनी प्रेरणा द्वारा अन्य किसी से काम करवाता है या कराता है, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी ने कविता से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया क्रिया पिताजी की प्रेरणा से होती है, अतः यह प्रेरणात्मक क्रिया है। प्रेरणात्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है। प्रेरणात्मक क्रिया का तात्पर्य है दूसरों के द्वारा कार्य को करवाना। जैसे माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है, मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। इसी प्रकार प्रेरणात्मक क्रिया के 2 भाग और होते हैं, 2 प्रकार और हैं। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के धातु के बाद आ जुड़ता है, जैसे करना, कराना, करवाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक में बाद जुड़ता है, जैसे करना और करवाना, रखवाना, ढूंढवाना आदि। रचना के आधार पर तीसरी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया से तात्पर्य है क्रिया से पहले क्रिया आना। कर्ता जिस क्रिया को पहले करके बाद में दूसरी क्रिया करता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे दूध पीकर सोया। इस वाक्य में सोया क्रिया से पहले पीने की क्रिया हुई है, अतः पीकर पूर्वकालिक क्रिया है। धातु के साथ कर अथवा करके जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। नंबर 4 मूल क्रिया। जो क्रिया एक ही धातु से बनी हो, न तो किसी अन्य धातु से व्युत्पन्न हुई हो तथा और नहीं एकाधिक धातुओं के योग से बनी हो, उसे मूल धातु क्रिया कहते हैं। जैसे उसने पत्र लिखा, वह सुबह जागा, सुरेश आया, चलना, पढ़ना, लिखना, बैठना आदि ये सभी मूल क्रिया के अंतर्गत आते हैं। रचना के आधार पर क्रिया नंबर 5 नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया उसे कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनी क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना, गर्म से गरमाना आदि। मोहन अपनी प्रशंसा सुन के शर्माया। बिल्ली ने दूसरे बच्चे को अपना लिया। कहने का तात्पर्य दूसरी क्रिया को नाम देना। नामिक क्रिया संज्ञा विशेषण शब्दों के आगे क्रिया लगाने से बनी क्रिया को नामिक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षियों को रात में भी दिखाई देता है, दिखाई देना, दाखिल होना, सुनाई पड़ना, इसे मिश्रित क्रिया भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि नामिक क्रिया संज्ञा और विशेषण शब्द के आगे क्रिया लगाने से बनती है।
सहायक क्रिया। कुछ सहायक क्रिया होती है जो हमारी हिंदी भाषा को सरल, सुबोध, रोचक और आकर्षित बनाती है। देखिए, हिंदी में कुछ क्रिया एक शब्द की हैं, कुछ दो की, कुछ तीन की अथवा अधिक शब्दों के भी हैं। मूल्य के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह फिसला, वह फिसल गया, यह फिसल गया है। उपरोक्त तीनों वाक्यों में फिसलना मूल क्रिया है। पहले वाक्य में क्रिया शब्द की है फिसला, दूसरे वाक्य में क्रिया दो शब्द से की है फिसल गया, यानी गया सहायक क्रिया है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में गया है सहायक क्रिया है। हिंदी में चल, पढ़, रुक, जा, दे, चल, बन, जा आदि धातुओं का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है। आज हमने क्रिया के विषय में गहन अध्ययन किया। आशा है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। क्रिया से संबंधित और कुछ जानना चाहें तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी से संपर्क बनाए रखें। अब हम यही विश्राम लेते हैं। अब हमारा आगे का प्रयास होगा लिंग। तो छात्रों, जल्दी से हमारे YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।